बहुत बड़े मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कि भारत के लिए बहुत काम के हुए, और उन काम के मुद्दों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का व्यापारिक संबंध हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएई के साथ में। हाल ही में भारत और यूएई ने एक कसम खाई है, और वो क्या है? हम लोगों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस CEPA को टारगेट किया गया है कि हम आने वाले 5 सालों में $100 बिलियन का व्यापार करेंगे। कितने डॉलर का? $100 बिलियन का व्यापार करेंगे। ऐसा करके यूएई ने CEPA के साथ में अपनी बातें की हैं, ठीक है ना। अब साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में फ्राइडे के दिन भारत और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ये ट्रेड पैक्ट क्या है? हस्ताक्षर में हमने ऐसी कौन सी बातें करी जिसके लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है? इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। एक ऐसी जानकारी यूएई के साथ निकल के आती है जिसके चलते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि यह अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट है। लेकिन इस बात को समझेंगे उससे पहले आप लोगों को कुछ तथ्यात्मक जानकारी समझनी होगी, क्योंकि यहां पर सुर्खियों से तो यह समझ में आ गया है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपस में मिलकर के $100 बिलियन का व्यापार अगले 5 सालों में करने जा रहे हैं, और यह इन दोनों के बीच में टाई अप हो चुका है। इन दोनों को हम लेकर आगे बढ़ें। आज के इस सेशन के प्रमुख बिंदु मैं आपको गिना देता हूं जो इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें होने जा रही हैं वो ये है, पहला कि भारत ने अब तक का सबसे फास्ट CEPA एग्रीमेंट किया है तो वो है यूएई के साथ, नंबर 1। दूसरी इंफॉर्मेशन यह है कि भारत के द्वारा अपने ही लेवल पर जो जेम्स का व्यापार किया जाता है, भारत का बहुत बड़ा सामान जो एक्सपोर्ट होता है ना, जेम्स एंड ज्वेलरी होता है यूएई के लिए, वो सारा की सारा आइटम अब ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। यानी कि यूएई में भारतीयों की अब धाक जमने वाली है। नंबर 3 बात, भारत मतलब इस सेशन के अंदर डिटेल में हम चलेंगे इन सब बातों को लेकर के। नंबर 3 बात, यूएई भारत के श्रीनगर में, अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूएई की एक बहुत बड़ी एजेंसी जिसका नाम MR है वो इंडिया आ रही थी। अगर आपको याद हो तो ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक थे और आ रहे हैं। भारत ने इसका भी वेलकम किया है। नंबर 4 बात, भारत एक IIT खोलने जा रहा है यूएई के अंदर। नंबर 5 यह है कि यूएई भी भारत की तर्ज पर, जैसे इंडियन प्रीमियम लीग होती है IPL के नाम से जिसे आप जानते हैं, भविष्य में दुबई के अंदर भी दुबई वाले अपनी प्रीमियम लीग करेंगे, और उसके अंदर भारत की तरफ से शाहरुख खान, अडानी और दिल्ली डेयरडेविल्स के जो वो है मालिक जो हैं, वो सब लोग जाकर के उस टीम को परचेज भी करने वाले हैं, यानी कि उनके इंटरनेशनल प्रीमियम लीग के अंदर खरीदारी करने वाले हैं। तो इतनी सारी न्यूज इस डील के साथ जुड़ी हुई हैं, तो चलिए अब विस्तार पूर्वक सारी बातें करते हैं, है ना। और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह आपको किन्हीं 2 देशों के बीच जब समझौते होते हैं तो उनके बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए जाएं। कंसेप्ट्स में है एग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है CECA और एक होता है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो इन 2 प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं इनके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं, फिर हम बताएंगे कि भारत ने क्या खोया क्या पाया। हमारे बीच में 2 बातें हो रही हैं, और ये अपने आप में साथियों भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने जा रहा है क्योंकि ये काम हो चुका है। इंपॉर्टेंटली बात यह है कि यदि यूएई के साथ हमारी ये सारी दोस्ती बरकरार रहती है तो आने वाले समय में हम एक बहुत बड़े यहां पर क्वाड का निर्माण कर लेंगे। क्वाड कैसा? आप जरा विचार करिए कि शुरुआत में अगर थोड़े दिनों पहले, साल भर के पहले अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि यूएई और इजराइल के बीच में एक अकॉर्ड हुआ था जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड। अब आप इस प्रकार से सोचिए, इजराइल अमेरिका का मतलब समझिए कि गल्फ के अंदर प्रतिनिधि है, यानी कि अमेरिका और इजराइल एक ही प्रकार से ट्रीट किए जा सकते हैं। अमेरिका भारत का पक्षधर हो रखा है इन दिनों। अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा मित्र है। इजराइल
अब यूएई के साथ में पूरी तरह कनेक्ट हो चुका है, एक दूसरे के साथ दूतावास खोल दिए हैं और यूएई भारत के साथ कनेक्ट हो चुका है। यानी कि आप दुनिया में बनने वाले इस नए समीकरण को जरूर पहचाने, एक नया क्वाड बनता हुआ दिख रहा है और उस क्वाड में शुरुआत भारत से है, बीच में रुकना आपको यूएई में है, उसके बाद आपको इजराइल पहुंचना है और इजराइल से अमेरिका पहुंचना है। तो इस संभावना से इनकार मत करिए और इस खबर को सुनते चलिए। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, यहां पर सी का मतलब है सहयोग, यानी कि कॉपरेशन होने का मतलब यहां पर भी सहयोग है, पार्टनरशिप है, लेकिन P स्टैंड्स फॉर पार्टनरशिप, इसका मतलब होता है साझेदारी। मतलब इन दोनों के अंदर दिक्कतें क्या हैं? एक में कॉपरेशन है, एक में साझेदारी शब्द लिखा हुआ है। दोनों में बढ़िया वाला एग्रीमेंट कौन सा होता है, जैसे हम ये माने कि हां साहब यदि ये एग्रीमेंट हो गया तो दोस्त बढ़िया कहलाएंगे। इन दोनों में बढ़िया वाला एग्रीमेंट CEPA कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब वो सुनिएगा। किसी भी देश के साथ जब हम एग्रीमेंट करते हैं इन तर्ज पर होते हैं। शुरुआती लेवल पर हम CECA करते हैं, ज्यादा अच्छा मित्र होता है तो CEPA करते हैं। जैसे भारत का जापान के साथ CEPA है, साउथ कोरिया के साथ CEPA है, जो अच्छे मित्र हैं जिनसे हम इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों के अंदर मैं एक पहली चीज बताऊं आपको, और वो है इन दोनों ही प्रकार की संधियों में जो ट्रेड होता है, यानी व्यापार होता है, वो फ्री होता है, फ्री ट्रेड होता है। मतलब व्यापार के दौरान किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूला जाता। मान लीजिए कि यदि आपके पास एक देश, मान लीजिए यूएई, आपके पास कोई सामान भेज रहा है, आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, यानी कि देश में उतरते ही टैक्स नहीं वसूलेंगे। ऐसे ही आपका सामान वहां जाएगा तो वो भी टैक्स नहीं वसूलेगा। फिर आप पूछेंगे जब ट्रेड ही फ्री है तो फिर अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। क्या? ये वाला जो फ्री ट्रेड है ये रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये किन्हीं वस्तुओं के ऊपर फिक्स होता है। जैसे हमने किसी एक देश के साथ में यह व्यवहार रखा कि भाई हम तुम्हारे साथ CECA कर रहे हैं, हम एक काम करेंगे कि हम चाय के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, चीनी के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, पेट्रोल के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन मोबाइल पर टैक्स लेंगे, गाड़ी पर टैक्स लेंगे, हम क्या बोलते हैं लैपटॉप पर टैक्स वसूलेंगे। वस्तुओं के आधार पर निर्धारित होता है। तो ऐसा वाला जो होता है ना, ये रेस्ट्रिक्टेड प्रकार का व्यापारिक समझौता होता है, जो एकदम खुल के, मतलब खुली बाहों से जो समझौता होता है, जिसमें दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार की पूरी लिस्ट निकाली जाती है कि किस किस वस्तु को आप खरीदते हैं और किस वस्तु को हम बेचते हैं। इन दोनों वस्तुओं को यहां पर लिखकर रखा जाता है और कहा जाता है टोटल फ्री, या फिर यह कह दिया जाता है कि फ्री नहीं तो 1% टैक्स वसूलेंगे केवल इस वस्तु पर, यानी कि जितना हम औरों से वसूलते हैं उसकी तुलना में तो कम ही वसूलेंगे। क्लियर हो गया? दोनों में अंतर समझ में आया? यह थोड़ा ब्रॉड प्रकार का व्यापार होता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी समझिए। CECA और CEPA में एक बहुत बड़ा अंतर और भी है, और वो अंतर क्या होता है? जब हम बात करते हैं निवेश के अंदर, CECA के अंदर निवेश तुलनात्मक रूप से कम आते हैं, इन्वेस्टमेंट देश में कम आते हैं, लेकिन जब CEPA होता है तो देश में इन्वेस्टमेंट भर भर के आते हैं। कारण क्या है? ये वाला जो समझौता होता है ये केवल वस्तुओं में होता है। वस्तुओं में बोले तो गुड्स के अंदर, सामान को लेकर के व्यापारिक समझौते होते हैं। ये गुड्स को तो लेकर होता ही है, सामान को लेकर के तो होता ही है, सर्विसेज को लेकर के भी होता है और इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी होता है। मतलब समझिए, दो देशों के बीच में समझौता हुआ, वस्तुओं को लेकर हुआ या फिर वस्तुओं के साथ साथ सर्विसेज को लेकर भी हुआ। सर्विसेज बोले तो जैसे इंडिया का कॉल सेंटर बड़ा फेमस है, मतलब इंडिया के अंदर टेलीकॉलर्स आजकल तो इतने फेमस हो गए कि दुनिया के दूसरे देशों में बैठे लोगों की जेब काट लेते हैं, यहीं बैठे बैठे, है ना, उनके पास से पैसे निकाल लेते हैं। बढ़िया राग चल रहा है। ठीक है, तो ये काफी फेमस है हम लोग। तो ऐसी स्थिति में हमारी सर्विसेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, एस्ट्रोनॉट्स, ये सब हम लोग भेजते हैं, दैट इज सर्विसेज। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, यानी कि यूएई की कोई कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे, ये चीजें ब्रॉड बनाती हैं CEPA को। ठीक है बेटा, अब फिर से लौटते हैं, मैंने ये बुनियादी बात आपको सिखा दी। तो अब देखो, यहां मैंने लिखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। जब हम ये शब्द बोलते हैं कि हमने किसी के साथ FTA किया तो सवाल खड़ा होता है, हमने CECA किया या CEPA किया। इन दोनों के अंदर जैसे ही बात पता चलती है तो आगे देखिए, हमने इनके साथ में किया है CEPA। अब आपको ये न्यूज यहां पर दिखाई दे जाएगी। देखो बेटा, यहां पर पढ़िए जरा क्या लिख रहा है। अंडर द इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ PM नरेंद्र मोदी जी, द पाथ ब्रेकिंग इंडिया UAE CEPA
शायद आपको अब अच्छे से दिखाई दे जाए, CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है हमने UAE के साथ में, यानी कि एक अलग लेवल पर हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपके सामने वो वीडियो फुटेज है जिसमें पीयूष गोयल जी जो है वो इस चीज को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं आलोक पांडे की सर जी क्लास का टाइम सुबह 7 बजे का करिए। बेटा 7 बजे छोड़िए, ये शाम को पहुंच जाएगी इसी टाइम पर क्लास, जल्दी ही, यानी कि मुश्किल से 10-15 दिन और पकड़ लीजिए। उसके बाद आरएनए का जो टाइम टेबल है वो मोस्ट प्रोबेबल यानी 99% श्योर है कि शाम को इसी टाइम पर हुआ करेगी, यानी कि 8:30 के अराउंड इवनिंग में आरएनए का टाइम होने जा रहा है विद इन 15 to 20 डेज। जैसी भी सूचनाएं होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, यानी कि अभी 99% श्योर है कि टाइम बदलने जा रहा है। कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिनके चलते मुझे टाइम बदलना पड़ेगा, लेकिन मॉर्निंग टाइम पर आपको, जैसे शाम को आपको 8:30 बजे कोई न्यूज मिलती रहती है, ऐसे मॉर्निंग टाइम पर आपको कोई ना कोई न्यूज मिलती रहेगी, कोई ना कोई इश्यू जरूर मिलता रहेगा। ठीक है, तो इनके बीच में साहब ये हस्ताक्षर हो गया, आप बकायदा इनको हाथ हिलाते हुए मिलाते हुए भी देख सकते हैं। 18 फरवरी के बीच में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, किस किस के बीच में, यूएई और भारत के बीच में। ठीक है, अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री ने यूएई के जो मतलब इस समय प्रिंस हैं उनके साथ बातचीत करके दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सारा थैंक यू बोला। दोनों ने कहा कि हम दोनों एक अपने आप में अलग चीज लेके चल रहे हैं। भारत जहां अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं यूएई अपने लिए 50वीं सालगिरह मना रहा है स्थापना की। तो दोनों के लिए यह दिवस बहुत खास रहा और दोनों ही स्थिति में प्रधानमंत्री ने वहां के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के जो बातचीत करी वो वर्चुअल लेवल पर करी थी और वर्चुअल लेवल पर बातचीत करके ये सारी चीजें निकल करके आई थी। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें यहां पर कर ली। तो उम्मीद है जो मैंने आप लोगों को अभी हाल बातें बताई दैट इज CEPA वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? हाँ जी, कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं कि शाम को बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया भाई। कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं कि नो सर नहीं हो पाएगा। मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं शाम के अलावा किसी और समय क्लास ले पाऊं। मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आरएनए चले तो जब टाइम चेंज हो तो आप उस समय पर अपने आप की व्यवस्थाएं और व्यस्तताएं सेट कर लें, अदरवाइज फिर आरएनए बंद ही हो जाएगा परमानेंट के लिए। तो ऐसी स्थिति से मैं इसको समेट करके शाम को ले जाना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में यदि आप लोग कॉपरेट करेंगे तो आरएनए सर्वाइव करेगा, अदरवाइज जो है वो आरएनए फिर सुबह के स्लॉट पर बंद ही करना पड़ जाएगा। आप अपने हिसाब से अपनी उपलब्धता देख लें। मैं शाम को 8:30 बजे के बाद ही आरएनए ले पाऊंगा, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बताई। टू एनहांस ट्रेड रिलेशन, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात फ्राइडे एंटर्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये मैंने आप लोगों को यहां पर जानकारी दे दी। अब ये सिग्निफिकेंट और ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? अब आप इस सवाल को अपने लिए वन लाइनर रूप से भी याद करके रखिएगा। वन लाइनर रूप से याद कैसे रखिएगा मैं बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस 10 साल के इतिहास में, यानी कि 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट बना है 10 साल में। यानी कि 2022 से लेकर 2011 से लेकर अगर 22 की बात करें तो ये पहली बार हमने इतना शानदार कोई एग्रीमेंट किया है। भारत सरकार ऐसा मानती है। दूसरा, ये भारत का अब तक का फास्टेस्ट एग्रीमेंट है, यानी कि अभी तक हम लोगों के द्वारा इससे तेजी से कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया गया। दिस इज ए फास्टेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि किन्हीं दो देशों के बीच में मात्र 3 महीने तक ही नेगोशिएट हुआ, उसके बाद में इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। मतलब यह हुआ कि हमने 3 महीने के अंदर अंदर ही इस पूरे नेगोशिएशन को अंजाम दे दिया। मजेदार बात यह देखिएगा कि भारत और यूएई के बीच में यह जो व्यापार है ये अगले 5 साल के अंदर बढ़ा करके $100 बिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। और इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो सामान का व्यापार है वो तो 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो हमारा जो सर्विसेज में जो होने वाला व्यापार है वो $15 बिलियन तक पहुंचा दिया जाएगा। मतलब यह समझिए कि गुड्स के अंदर तो हमारा ट्रेड 100 बिलियन तक पहुंचेगा और वस्तुओं में हमारा जो व्यापार है वो $15 बिलियन तक पहुंचेगा। सर्विसेज में हमारा व्यापार $15 बिलियन तक पहुंचेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना? इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत आने वाले क्षेत्र में बहुत ही अल्टीमेट कार्य करने जा रहा है। असल में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है यानी कि कृषि उत्पाद जो है
उनके अंदर हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। इस प्रकार से भारत का अफ्रीका से भी रूट बढ़ेगा, क्योंकि अफ्रीका के साथ यूएई के टाई अप्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भारत के इस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट में यह समझिए कि हमारा अपने आप में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में यह अब तक का सबसे बड़े एग्रीमेंट के अंदर इसे शेयर किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल बातचीत के दौरान आबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ में वर्चुअल बातचीत करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए माना जा रहा है। साथियों, कहा जा रहा है कि जिस दिन से हम लोग एग्रीमेंट में एंट्री कर जाएंगे उस समय से ही जीरो ड्यूटी यानी कि टैक्सेशन जो है वो 0% हो जाएगा। पहले ही दिन entry into force the agreement accounting 90% of India's export to UAE in value terms। आप ऐसे सोचकर देखो, भारत के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सौदा साबित होगा। कारण यह है कि भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है यूएई को, उस पर अब टैक्स ही नहीं लगेगा। यानी कि जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बाद इंप्लीमेंट होने में शायद अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल के डे 1 से जिस दिन हमारा यह एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा, भारत का एक्सपोर्ट जितना भी यूएई में होगा उस पर 0% टैक्स वसूला जाएगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत को इससे लगभग $26 बिलियन का फायदा होगा, जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब एक अलग ही लेवल पर, मतलब यह समझिए कि 5% जो ड्यूटी देते हैं वो जब 0% में बदल जाएगी, इसके बाद तो इंडिया का बहुत बड़ा मुनाफा यहां पर होने वाला है। साथ में यूएई ने हमसे कहा है कि वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करेगा। मोदी जी के द्वारा जो कश्मीर के अंदर 5 बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं सऊदी की तरफ से यानी यूएई की तरफ से, उसके भी वेलकम कहा गया है कि यह बहुत ही अच्छा होगा कि यह कार्यक्रम आपके साथ में मिलकर के किया जाएगा। भारत और यूएई के बीच में जो ट्रेड साइन हुआ वो कई विषयों के ऊपर हुआ, यानी कि सीईपीए छोटी चीज नहीं है। हमने अपने आप में इनको बहुत सारी चीजों को मिलाकर के किया है। यहां पर आप देख सकते हैं शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान उल नहयान, जो कि आबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, जिन्होंने इस चीज के ऊपर साइन किया, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे द्वारा ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हम लोग अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के अंदर हम सब व्यापार, वस्तुओं में व्यापार करेंगे, हम मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना, इनके साथ में डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर के अपनी अलग काउंसिल बनाएंगे। साथ में कस्टम से रिलेटेड जो भी जानकारी होंगी, डिजिटल ट्रेड जो होगा, इनको बढ़ाने का प्रयास भारत के द्वारा आबू धाबी के साथ में मिलकर के, यूएई के साथ में मिलकर के किया जाएगा। साथियों, माना जा रहा है कि भारत के होने वाले जितने भी व्यापार हैं यूएई के साथ में, उन व्यापारों में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति क्रिएट होती है जिसमें कि किसी नेगोशिएशन की जरूरत पड़े, किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़े कि हम दोनों के बीच में व्यवहार खराब हो रहा है, उस स्थिति के अंदर गिफ्ट सिटी जैसी जगह पर हम लोग बैठ करके, जो गुजरात के अंदर बनाई गई है, वहां पर बैठ करके एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन भी कर लेंगे। यानी कि प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश ने एक बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट किया है, ऐसा सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। यानी कि हमारे द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की गई है यूएई के साथ में, जिसकी वजह से ना केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ में इनोवेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयास किए जाएंगे यूएई के साथ मिलकर के। इसके साथ साथ दोनों देशों का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। भारत के द्वारा सर्विस सेक्टर के अंदर दोनों देशों के बीच में बहुत सारा सहयोग प्रस्तावित है। ऑलरेडी भारत के द्वारा कई लाख इंडियंस वहां रहते हैं। यूएई की कुल आबादी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा ऑलरेडी इंडियंस का है। भारत को यूएई में रह रहे भारतीयों से मतलब टॉप, यानी एक तरह से मानिए टॉप 3 नेशंस में अगर बात की जाए तो रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं, यानी विदेशों के द्वारा जो संप्रेषित धन प्राप्त होता है उसमें यूएई का योगदान बहुत बड़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हम तेल तो प्राप्त करते ही हैं, इसकी एवज में भारत की तरफ से अपने जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर अपने द्वारा सर्विसेज, क्योंकि इंपॉर्टेंटली आप इस बात को समझिए कि हमारे लिए यूएई से तेल का इंपोर्ट करना बहुत मायने रखता है, लेकिन हम उन्हें क्या देंगे? तो चूंकि यूएई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बड़ी कमी है, तो भारत अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वहां पर इजीली एक्सपोर्ट कर पाएगा। नंबर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भारत जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर बहुत मायने रखता है। केमिकल्स, दवाएं, साथ में सर्विस सेक्टर, इन सब के अंदर भारत का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। तो ऐसी स्थिति में जहां हम एक और यूएई से इंपोर्ट के रूप में तेल प्राप्त करेंगे, वहीं एक्सपोर्ट के रूप में अपनी सर्विसेज जब हम उन्हें देंगे, तो निश्चित ही यह व्यापार दोनों के बीच में एक ऐसा व्यापार सिद्ध होगा जो आने वाले समय में
दोनों को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसको लेकर के सभी बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत क्या क्या चीजें बेच सकता है। भारत जेम्स एंड ज्वेलरी बेच सकता है, टेक्सटाइल है, लेदर, फुटवियर है, प्लास्टिक है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग गुड्स है, फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस हैं, फर्नीचर, वुड प्रोडक्ट और स्पोर्ट्स गुड्स हैं। इन सब चीजों को भारत अपने इन एग्रीमेंट के माध्यम से यहां पर भेज पाएगा। यह भारत के लिए अपने आप में एक बेनिफिशियल चीज होगी। माना जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस की ही अगर हम बात करें तो लगभग अगले 5 सालों में $1 बिलियन का हमारा ग्रोथ दर्ज किया जाएगा। आने वाले समय में जो कंपनीज हैं उनका 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस जब वहां जाएंगी उनके लिए एक अलग से मतलब यहां पर एक वो बनाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अब दोनों देशों के बीच में यूथ को विशेष रूप से कार्य करने के लिए काफी मोटिवेट किया जाएगा। काफी सारे रोजगार बढ़ने की यहां पर उम्मीदें सरकार के द्वारा व्यक्त की गई हैं। एक प्रकार से कुल मिलाकर यह कहा जाए तो हमारे इन एग्रीमेंट्स में कुल मिलाकर के सरकार का फायदा, देश का फायदा सुनिश्चित दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो आने वाला टाइम बताएगा। ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ में यहां पर साझा कर दी हैं। क्लास पूरी होने के बाद अंकित अवस्थी सर पर ये सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई प्राप्त हो जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इन्हीं बातों के बीच में एक बात और निकल करके आई और वो बात ये थी कि भारत अपनी 24वीं जो IIT है, 23 IIT ऑलरेडी भारत में काम कर रही हैं। एक और IIT अब हम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपनी ब्रांच खोलते हैं गल्फ में ले जाकर के, विदेशों में ले जाकर के, ऐसे ही भारत के जो टॉप IITs हैं ये अपनी ब्रांचेस UAE के अंदर खोल सकेंगे। दो बहुत बड़ी बातें हैं। असल में क्या है कि भारत का जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में भारत से बाहर जो इंडियंस रह रहे हैं, इंडियंस को पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी स्कूल्स चाहिए। जो लोग ऑलरेडी गल्फ में रहते हैं वो जानते होंगे कि गल्फ कंट्रीज में इंडिया के द्वारा इंडियन स्कूल्स चलाई जाती हैं। उन स्कूल्स का नाम ही इंडियन स्कूल होता है। उसमें CBSE का सिलेबस चलता है, आपके ICSE का सिलेबस चलता है। भारत के बहुत सारे जो बाहर जाते वाले पेरेंट्स बाहर जाते हैं वो अपने बच्चों को उनके बोर्ड में नहीं पढ़ाते, इंडियन बोर्ड में ही पढ़ाते हैं। इस वजह से अब उन बच्चों को वहीं पर जो ऑलरेडी भारत के लोग बाहर गए हुए हैं उन्हें वहीं पर पढ़ने के लिए और स्कोप क्रिएट हो जाएगा। यह भारत के लिए एक उपलब्धि कारक होगा, यानी कि एक IIT अब हमारी बाहर भी खुल जाएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। UAE के अंदर ट्रेड डील में इस बारे में बात की गई है। ठीक इसी प्रकार से भारत ने और जो बातें यहां पर की हैं उन बातों के अंदर मेरे प्यारे साथियों यहां पर निकल के आ रहा है कि जो आबू धाबी है और दुबई जो है, दुबई असल में अब एक प्रीमियम लीग बनाने जा रहा है। जैसे IPL की तर्ज पर दुबई प्रीमियम लीग DPL हो जाएगा। उसके अंदर अडानी ग्रुप जो है उसका इन्वेस्टमेंट सुनने में आ रहा है। शाहरुख खान भी वहां पर अपने द्वारा एक टीम परचेज करेंगे ऐसा माना जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब फिर चाहते हुए भी ये जो है इसका फोटो फिर सामने आ गया। पाकिस्तान की मेहनत पर फिरा पानी, क्योंकि MR निवेश करने आ रहा है श्रीनगर में। MR असल में UAE की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो श्रीनगर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रही है, यानी कि इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसका भी मोदी जी ने स्वागत करते हुए बात की। तो उम्मीद है कि दो देशों के बीच में आने वाला ट्रेड सकारात्मक होगा। अगर आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो तो सेशन को शेयर करना कतई ना भूलें। अपने सभी साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज दें। सेशन में पहली बार पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यह रहने वाला है, ठीक है ना। द्वारा अनअकैडमी पर तमाम क्लासेस ली जा रही हैं। इसमें से फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस शामिल हैं। फ्री क्लासेस के दौर में शाम को आपके लिए शाम आज 5 बजे से 7 बजे के बीच में इंडियन पॉलिटी का एक बेहतरीन टाइटल आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस। ये दोनों चीजें आपकी आज की क्लास में आपसे डिस्कस की जाएंगी, तो उपस्थित रहें। एक लंबी क्लास आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको ये प्राप्त होनी चाहिए कि यदि आप चाहते हैं फाउंडेशन लेवल पर पढ़ना तो मेरे द्वारा इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है। शाम 7 बजे आप उस क्लास के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। इसके अंदर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी सभी क्लासेस, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप इस क्लास के अंदर पहुंच सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिससे फ्री स्पेशल क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। और एक अल्टीमेट जो चीज़ है जो इस वीकेंड के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इस रविवार को होने जा रहा है एक ज़बरदस्त कॉम्बैट ज्ञान का
जिसमें मिलती है उपहारों की बहुत सारी फहरिस्त। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप रविवार 27 तारीख को होने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट। अनअकैडमी पर जुड़कर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फ्री स्पेशल क्लासेस देखनी हो या फिर किसी प्रकार का कंसेशन चाहिए हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करें। साथ में अगर आप चाहते हैं लोन फैसिलिटी का उपयोग करना तो अनअकैडमी पर इजी EMI फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिनका यूज करके आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ सकते हैं। तमाम कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।